हेलो एस्पायरेंट, जैसा कि अभी काफ़ी सारे लोगों ने मेंस के पेपर कंप्लीट किए हैं, दिए हुए हैं और यहाँ पर हम दिल्ली आईएएस एकेडमी की तरफ से पेपर की एनालिसिस को लेकर के हम आए हुए हैं। इस वीडियो में हम पेपर 5 पार्ट 2 जिसमें कि आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहता है उसकी हम एनालिसिस करेंगे। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इसमें हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस वर्ष पूछे गए हुए हैं और ये जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना जो लोग अभी मेंस दिए हुए हैं उनके लिए है कि किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा गया हुआ था और उस प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से होने चाहिए। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत उपयुक्त रहेगी जो अभी तैयारी चालू किए हुए हैं। ठीक है, तो चालू किए हुए उनको ये समझ में आएगा कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका क्या लेवल होता है और हमें किस तरीके से उसकी आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जितनी आप जल्दी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि सही तरीका क्या है मेंस आंसर राइटिंग का, उतना बेहतर रहेगा और उतनी जल्दी ही आप चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो आपका आज का जो है वो जो CGPSC 2025 का जो पेपर है जो कि 2026 अभी कंप्लीट हुआ है उसको हम देखते हैं, जिसमें आज का जो अभी इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो हो जा रहा है आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो ये हमारा सब्जेक्ट है ये आपका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी। तो अच्छी बात ये है कि जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी भी चालू कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी, या मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस उसी प्रीलिम्स के टॉपिक से मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले जब भी हम तैयारी चालू कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक होता है कि सिलेबस में क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा चीज़ आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर पेपर, जब प्रीलिम्स की आप तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप ध्यान रखेंगे और जब अभी आप मेंस की तैयारी अगर आप चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आप देखेंगे कि मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उससे हमको आगे की तैयारी करने के लिए जो हमको स्ट्रेटेजी बनाना है वो हमारे लिए बन जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सिलेबस में मेनली जो ज्योग्राफी के 3 मेजर पार्ट होते हैं जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी की बात करते हैं। उसी से ही रिलेटेड ये जो आपका मेंस है उसमें सिलेबस में टर्म्स दिखेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, इन विच जिसमें आप उसके लोकेशंस, एक्सटेंशंस, स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ के फिजियोग्राफिकल जो डिविजन्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, सॉइल, वेजिटेशन, इन सारी चीज़ों की बात कर रहा है आपके सिलेबस के फर्स्ट पोर्शन में। ठीक है, इस फर्स्ट पोर्शन के साथ साथ जैसे हमने बात किया कि जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ ज्योग्राफी का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो हो जाता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी या सोशल ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका मेंस में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन, सेंसस और जो भी उससे रिलेटेड आपके जो डेटा रहते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो कैसे हेल्पफुल रहते हैं किसी भी गवर्नमेंट को, पर्टिकुलरली वहाँ के स्कीम्स और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। इस कारण से यहाँ पर आपका जो सेकंड जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। थर्ड देखिए इसमें यहाँ पर जो आपको एक पोर्शन दिख रहा है वो हो जा रहा है आपका एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर जो पार्ट है ये आपको इकोनॉमिक के पोर्शन में भी देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर जो ज्योग्राफी में जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मेनली बात किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कुछ क्रॉप्स की बात करेंगे तो उनकी जो ग्रोइंग या जो कल्टिवेटिंग कंडीशन है उसकी बात हो रही है। वही चीज़ अगर हम इकोनॉमी में बात करें तो उसके इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट्स की बात होती है, लाइक देयर MSP और उस इन सारी चीज़ों को, मार्केटिंग और ये सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के बाद लास्ट जो आपको सेक्शन दिख रहा है वो हो जा रहा है आपका मिनरल रिसोर्स, खनिज को लेकर के। ठीक है, तो खनिज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो खनिज में कहाँ पर इनका भंडारण है, कहाँ पर कितना उत्पादन है, कहाँ पर इनका वितरण है, इन सारी चीज़ों की बात किया हुआ है। और लास्ट जो सेक्शन आपको दिख रहा है जिसमें आपको एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये जो पोर्शन है बेसिकली आप बोल सकते हैं ज्योग्राफी का जो तीसरा सेक्शन होता है जिसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये उस सेक्शन से मेनली क्या कर रहा है, रिलेट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेज में कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जिसे हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के नाम से भी कई सारी जगह देखते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पर जो भी चीज़ हमारी थी, जो भी हमारे रिसोर्सेज थे, ठीक है, आइदर इट इज मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज,
उनके बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी बात भी किया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको याद ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई, ठीक है। सिलेबस के बाद आते हैं हम सीधे, अब सिलेबस के बाद जब हम क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे तो आपको ये देखना रहेगा कि इसका वेटेज कितना है। तो वेटेज के लिए जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि उसमें एग्जैक्ट वेटेज कहीं पर ये नहीं बताया गया है कि किससे कितना क्वेश्चंस आएगा, है ना। बट इन मेंस यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो कितने टोटल कितने मार्क्स से वेटेज रखते हैं, 50 मार्क्स। इन 50 मार्क्स में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और जब हम ये 50 मार्क्स मतलब हम पार्ट किसी भी पेपर के पार्ट 2 की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको मैक्स टू मैक्स 125 नंबर ऑफ वर्ड्स में अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी में आपको ये ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसमें अलॉटेड कितने लिमिटेड हमारे पास वर्ड्स हैं जिसमें हमको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमें कितना टाइम देना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखने के लिए या वो पर्टिकुलर सेक्शन लिखने के लिए हमें कितना टाइम में अपने आंसर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। साथ ही साथ सिमिलरली 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आगे हम क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को इस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे जिसमें हम ये देखें कि अभी जो क्वेश्चन जो पूछा गया है अगर वो 2 मार्क्स से पूछा गया हुआ है तो हम क्या क्या चीज़ें इस पर सबसे पहले अपने आंसर्स में चीज़ों को प्रेजेंट करें। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर इन फ्यूचर ये क्वेश्चंस अगर 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और आइदर इन 10 मार्क्स तक में अगर पूछता है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। इस तरीके से इस वीडियो को का इंपॉर्टेंस रहेगा कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम आंसर प्रेजेंट करते हैं तो उसका कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कई सारे डायमेंशंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। पर जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमको ये देखना रहेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है और उस पर्टिकुलर मार्क्स जो अलॉटेड है उसमें हमको मेन कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, राइट। चलिए तो इस पर्टिकुलर विजन के साथ हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो इस बार पूछा गया हुआ है, जिसमें पूछ रहा है व्हाट इज रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। रेडक्लिफ जो रेखा है वह क्या है, ठीक है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहला होता है कि प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से समझना और ये समझना है कि उसमें पूछा क्या गया है। यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन क्या है सीधे इस तरीके से बात कर रहा है। तो अगर ये जब ये बोल रहा है कि रेडक्लिफ लाइन के बारे में या विवरण दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से इसी प्रश्न को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो पूछ रहा है कि व्हाट इज रेडक्लिफ लाइन, हमको सबसे पहले आप ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेडक्लिफ लाइन है क्या। तो सबसे पहले आपको उसी चीज़ को बताते हुए अपने आंसर को स्टार्ट करना है, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है। तो जब भी आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ कीवर्ड्स पर ध्यान देना पड़ेगा। वो कीवर्ड्स आपके कॉपी में जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके साइड में रहना चाहिए, जिससे आप आगे कभी भी चल करके अगर उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो किन किन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में, ये आपके लिए एक शॉर्ट में आपकी कॉपी में बना हुआ रहना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कॉपी में विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन, ठीक है, सो डेट आप जब भी उस टॉपिक को पढ़ें तो आपको ध्यान में रहे कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जब पूछा जाएगा तो मुझे इन बातों को उल्लेख करना है, ठीक है। वही चीज़ फिर आपके उत्तर में सीधे तौर पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी मैं उत्तर आपके सामने ला रहा हूँ उसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ इस प्रश्न में इतनी ही चीज़ें लिख सकते हैं, इसके अलावा भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ हम इस उत्तर में शामिल कर सकते थे। पर जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो शब्द सीमा है, जो वर्ड लिमिट है वो है 30 वर्ड्स का। तो अब यहाँ पर आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम आंसर राइटिंग स्किल बोलते हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से चीज़ों को शामिल करने से आपका उत्तर लगभग पूर्ण हो रहा है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको उस प्रश्न के लिए मिल पाए, राइट। चलिए तो यहाँ पर अब चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा भी और कौन कौन से डायमेंशन है जो हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे, बट ड्यू टू
वर्ड लिमिट हम यहाँ पर चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से भी चीज़ों को समझते हुए आप पूरी इस वीडियो को देखेंगे। ठीक, चलिए तो रेडक्लिफ लाइन, सबसे पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक, इट इज इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक, इट इज इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, राइट। अब बात आती है, जब भी हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये हम 3 शब्दों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने सिलेबस में भी देखा कि चीज़ों के लोकेशन के बारे में बात की, अवस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, और तीसरा एक महत्वपूर्ण शब्द या टर्मिनोलॉजी हो सकती है, वो हो जाता है आपका फॉर्मेशन, निर्माण की बात करें अपन। ठीक है, तो ज्योग्राफी में ये 3 शब्द को आपको ध्यान में रखना है, और जब भी आपके पास सामने कोई सा भी प्रश्न आता है तो इन 3 ये जो आपके कीवर्ड्स हैं इसको ध्यान में रखते हुए भी आप अपने उत्तर को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप पूरी सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तभी आप चीज़ों आपकी जो उत्तर लेखन का जो प्रक्रिया है उसको आप चालू करेंगे। उसके पहले भी, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो कि आप बचपन में इस विषय को पढ़े हैं, बस अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो चीज़ पूछा जा रहा है हमको उसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, अगर आप उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में चीज़ों को बताएंगे, तभी आपके मार्क्स आपको पूरे तरीके से मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये जो रेडक्लिफ लाइन है क्या है, ये आपने बता दिया, पर अब ये कब बनी और ये किसके साथ, मतलब इस रेखा का महत्व क्या है, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो रेखा है, जो रेडक्लिफ लाइन है, ये कब बन रही है, तो ये 1947 में इसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं 1947, 1947, मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ है ब्रिटिश शासन से, राइट। तो अब ये बेसिकली आपका ये, जब हम भारत और पाकिस्तान इस प्रकार से जब नए देश आ रहे हैं, उनके बीच में जो हम सीमा रेखा जो बनाया गया है, ठीक है, उसका ही नाम क्या हो जा रहा है, आपका रेडक्लिफ रेखा है। अब देखिए ये जो रेखा है ये किसके द्वारा बनाई गई है, उसका उल्लेख करेंगे आप अपने उत्तर में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सर सिरिल रेडक्लिफ है, उन्होंने इस रेखा को बनाया, और उसके माध्यम से क्या किया कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच का जो सीमा, जो स्थल है, स्थल में जो विभाजन है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर क्या हुआ है, तो 1947 में भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों को विभाजित करने के लिए निर्धारित की गई थी ये सीमा रेखा, और इसे सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनी सीमा आयोग ने तैयार किया था। अब यह रेखा उस समय आप जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो भी किसका भाग हो जा रहा था, आपका पाकिस्तान का भाग था। तो यहाँ पर पाकिस्तान से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र है, और उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल तरफ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये दोनों प्रांतों में बेसिकली ये सीमा रेखा खींची जाती है। ठीक, चलिए तो अब ये तो लगभग हो गया इस प्रश्न का एक मॉडल आंसर्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इस प्रश्न में हम क्या क्या और उत्तर में हम शामिल कर सकते थे, तो जिसमें हम कुछ बता सकते थे कि महत्व, और वो महत्व कैसा हो सकता है, वो इंपॉर्टेंस कैसा हो सकता है, वो सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। वो सिग्निफिकेंस ये हो सकता है कि कभी भी या इस प्रकार की कोई सी भी रेखा अगर 2 देशों के बीच में खींची जाती है ना, बनाई जाती है, तो उसका महत्व क्या होता है। तो इसका महत्व आप देखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी चर्चा भी आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते थे, अगर आपके पास इस उत्तर में आपके पास जगह हो। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया कि अगर ये 2 मार्क्स से पूछा हुआ है, आगे चल करके इसी प्रकार से किसी भी पर्टिकुलर रेखा की बात कर रहे हैं, इसमें ड्यूरेंट लाइन हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से जितनी भी कई सारी आप मैकमोहन लाइन हो सकती है, तो इन सब में आप और क्या चीज़ें बता सकते हैं, उसकी बात हम करें कि अगर 4 मार्क्स में आते हैं तो हम और किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये समझ में आ रही है। तो ईयर भी आपने बता दिया, किसने बनाया, कहाँ पर है और ये क्या चीज़ है, ये तो बात बताने के साथ साथ अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो कुछ चीज़ें हम इम्पोर्टेंस में भी बात कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस में क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो इम्पोर्टेंस में आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से जब ये रेखा जो खींची जाती है उसका महत्व क्या हो जा रहा है। तो जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र में उनके लिए एक लिमिटेशंस, एक बाउंड्री जो बन रही है कि हाँ इसके दूसरे क्षेत्र में हमको नहीं जाना, या हमारा एक्सेस या हमारी स्वतंत्रता किस क्षेत्र तक निर्धारित की जा चुकी है। तो हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो अगर इसके इंपॉर्टेंस की, तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जो विस्थापन आप सुनते हैं
सीमा रेखा खींचने के बावजूद भी आप सुनते हैं कि कुछ लोगों के विस्थापन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, और यहाँ पर क्षेत्र सिर्फ किसी एक देश के अंतर्गत ही नहीं हो रहा है, दो देशों के बीच की बात हो रही है ना। तो एक देश से दूसरे देश अगर इस प्रकार से कुछ विस्थापन हो रहा है तो उसको समझने के लिए, उसको रोकने के लिए, या लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि हमको हमारा एक्सेस या हमारी स्वतंत्रता किस क्षेत्र तक दी गई है। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उन क्षेत्रों में वायलेंस, ठीक है, वायलेंस को रोकने के लिए, क्योंकि जब भी अगर आपको आपकी जो क्षेत्र आपको जब पता नहीं रहेगा कि आपकी कहाँ कहाँ तक पहुँच है, तो आप, बट ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ों में क्या होता है, एक विद्रोह बोल रहा हूँ, वायलेंस मतलब कि लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ें होना संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रोकने के लिए, वायलेंस रोकने के लिए, इस प्रकार से किसी भी रेखा का महत्व ये हो जाता है कि हम किस प्रकार से उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बना सकें, ठीक है। तो पीस इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करें तो उसके लिए भी ये जो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पीस इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आप जियोपॉलिटिक्स ठीक है, स्टेबिलिटी भी शब्द दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ जो विशेष टर्मिनोलॉजी है ना, उन शब्दों को इस्तेमाल करना रहेगा अपने उत्तर में, ताकि जो आपका उत्तर है वो थोड़ी विशिष्ट, कुछ स्पेशल दिख सके, ठीक है, ना कि एकदम जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न जा रहा है आपका रेडक्लिफ लाइन को लेकर के, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस था। जब भी हम ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे अभी हमने सिलेबस में भी देखा कि उसका इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप सबसे पहले इंडिया की लोकेशंस के साथ साथ उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ साथ जो उनकी जो इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है उसकी हम बात करते हैं, और वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये बहुत ईजी प्रश्न था जो आपका पहला प्रश्न हो जा रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, ठीक है, जिसके बारे में आप आसानी से चीज़ों के बारे में लिख सकते थे। तो यहाँ पर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रशासनिक जो गतिविधियाँ हैं उसके लिए जो इनका महत्व है उसको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कोरोमंडल तट क्या है। वापस से जो प्रश्न है वो काफ़ी सरल शब्दों में है, सरल भाषा में है कि वो चीज़ क्या है, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट क्या है, कोरोमंडल तट क्या है। तो कोरोमंडल तट क्या है, तो बेसिकली ये एक क्षेत्र है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों की बात हम बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी लोकेशन की, उसकी एक्सटेंशन की, उसकी फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर जिसकी लोकेशन है वो भी आपको बताना है। तो आपने जैसे इसको बता दिया कि इट इज़ नथिंग बट एन एरिया। अब ये जो रीजन है या जो कोस्टल रीजन है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये कहाँ पर है भारत के, तो क्योंकि ये भारत में मौजूद है। और ये जो कोरोमंडल तट है जो भारतीय प्रायद्वीप है, जो इंडियन पेनिनसुलर है, ठीक है, उसके साउथ ईस्टर्न एरिया में या डायरेक्शन में। ये समझ में आ रही है। तो जब भी आप चीज़ों को बता रहे हैं तो थोड़ी सरल शब्दों में होते हुए लिखेंगे। द कोरोमंडल कोस्ट इज दी साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इस इंडियन पेनिनसुलर की जगह आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र को हम किस नाम से जान रहे हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जान रहे हैं। ये समझ में आती है। चलिए अब जैसे मैंने बोला कि इसका आप एक्सटेंशन बताएंगे। अब जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो या हम लंबाई के आधार पर या हम उसके एरिया क्षेत्रफल के आधार पर बताएं, या फिर हम यहाँ पर जो भारत की आपकी जो फिजिकल डिविजन्स है, फिजिकल डिविजन्स के साथ साथ जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीज़न होता है, ठीक है, पॉलिटिकल डिवीज़न, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एरिया इन टर्म्स ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हमको 22,800 वर्ग किलोमीटर तक इसका जो फैलाव है, विस्तार है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि ये किन किन राज्यों में कोरोमंडल तट वाला जो क्षेत्र है वो उसका विस्तार माना जाता है या है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है और जो पुडुचेरी है, यहाँ पर का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, राइट। आगे देखिए, तो यहाँ क्या चीज़ें महत्व है। तो जब भी जैसे हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी का पार्ट जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा हमारे पास
सोशल या ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा जो पार्ट हो जा रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। इन तीनों को ध्यान में रखना है कि अब अगर आपको आगे चल करके इसके बारे में और कुछ बातें बतानी हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या बातें बताएं जो इस प्रश्न उत्तर में रेलेवेंट हो, है ना। कुछ भी चीज़ें हम नहीं लिख सकते, तो जैसे मैंने इसके पहले प्रश्न में भी लिखा था कि आपको क्या बता देना है, महत्व, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस बोलते हैं अपन इंग्लिश में। तो अब ये जब हम महत्व की बात कर रहे हैं तो महत्व में काफ़ी सारे आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग बाग रह रहे हैं कोरोमंडल तट में, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक। यहाँ पर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अनाज या फसलों का उत्पादन किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो, इस प्रकार से भी आगे जा सकते हैं। जो वनस्पतियाँ हैं वो भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र को महत्व बना सकता है, इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम और किन किन चीज़ों की बात करें। तो कुछ चीज़ों की बात हम अभी अपने उत्तर में यहाँ पर मैं आपको देख लेते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें रहेंगे जो इस उत्तर में हम बिल्कुल शामिल कर सकते थे, लेकिन शब्द सीमा की वजह से हम इसमें अभी पूरी चीज़ें शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया और मैं आगे अब रिपीट नहीं करूँगा, आपको हर एक प्रश्न को इस प्रकार से देखना है कि अगर यही प्रश्न अधिक अंकों में पूछा जाता है तब हमको क्या क्या चीज़ों को अपने उत्तर में शामिल करना है। इस प्रकार से समझते हुए ये जो आपका सामान्य अध्ययन का जो ज्योग्राफी वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएगी, आपको सरल लगेगा। और इसका जो उत्तर लिखना है वो भी कोई बहुत बड़ा लेखन शैली नहीं मांग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। पर हाँ, आप ध्यान रखें कि आंसर आपका जनरल ना हो करके थोड़ा स्पेसिफिक हो, थोड़ा स्पेशल, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अब क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए कि सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, और ये वर्षा का जिक्र इस उत्तर में करने का महत्व ये है कि यहाँ यह समुद्री तट जो है जहाँ पर इन जनरल पानी की अधिकता तो है, पर जो हमको क्रॉप्स के लिए, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें जो रेनफॉल, जो वर्षा की आवश्यकता पड़ेगी वो कब यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पर विशेष रूप से वर्षा होती है, ठीक है। अब इस तट में और क्या चीज़ें हैं, तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें तो मत्स्य उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से, व्यापार कहने का अर्थ ये हो जा रहा है क्योंकि ये समुद्री तट की हम बात कर रहे हैं, जो कोरोमंडल तट है, तो व्यापार की दृष्टि मतलब कि आप सुनते होंगे बंदरगाह, पोर्ट्स, ठीक है। तो आप पाएंगे कि भारत में जो प्रमुख जो मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से कई सारे मेजर पोर्ट्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कोरोमंडल कोस्ट से, जहाँ पर से क्या हो पा रहा है, आपको ट्रेडिंग पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से आपका कोरोमंडल जो कोस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चीज़ें इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला कि अगर यही प्रश्न अगर आपसे 8 अंकों में पूछ दे रहा है तब आप क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। 8 अंकों का अर्थ ये होता है कि आपको जो शब्द सीमा है वो बढ़ करके 100 शब्दों में हो जा रही है। उसी प्रकार से मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स अगर ये 10 मार्क्स से पूछ देता है जिसमें शब्द सीमा 125 शब्दों की हो जा रही है, तब आप क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स रहेंगे जिसको आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि इसकी आप हिस्ट्री बता सकते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट किस प्रकार से इसका ऐतिहासिक महत्व है, ये किस प्रकार से है, ये फिर ये जो तट है ये कब से एक तरीके से महत्वपूर्ण रहा है। तो आप अगर इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो आप सुनते होंगे चोला डायनेस्टी, चोल वंश, ठीक है। चोल वंश के समय पे जो चोल वंश का जो क्षेत्र है उसे हम चोला मंडल के नाम से, उनकी जो भूमियाँ रहती थी उसको हम चोला मंडल के नाम से जानते थे, और उसी के आधार पर या उसी समय से इस तट का ये जो आपका समुद्री तट है, जो क्षेत्र है, उसे कोरोमंडल के नाम से उस समय से क्या किया जा रहा है, जाना जा रहा है। तो ये इस प्रकार से इसकी एक हिस्ट्री हो जा रही है कि चोला डायनेस्टी के टाइम में भी ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी महत्व रखता था, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे मैंने बोला कि इसकी और भी कई सारी चीज़ें बता सकते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बात किया। कुछ ऐसे ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जो ज्योग्राफिकल हो, कुछ ऐसे प्लेसेस हो सकते हैं जो इकोनॉमिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, लाइक पोर्ट्स, ठीक है। तो उन प्लेसेस को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स में शामिल कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गिविंग द टाइटल इम्पॉर्टेंट प्लेसेस।
राइट। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें आती हैं। जब भी हम, जैसे अभी हम बात किए कि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो हम लोकेशन, एक्सटेंशन और फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो अब एक्सटेंशन की भी बात कर लिया हमने कि कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। इसके अलावा भी हम ये बात कर सकते हैं कि इसका जो एलिवेशन है ना, जो कोरोमंडल कोस्ट का, वो भी कितना हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका एक एवरेज एलिवेशन ऑफ 80 मीटर, ठीक है, अबव मीन सी लेवल। मतलब इस प्रकार के जो ये जो कोस्ट है, इसका अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको एक एलिवेशंस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जिसको भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर में कुछ जगह पर डेटा का यूज़ कर सकते हैं। डेटा के साथ साथ, ठीक, कुछ अगर आपको डेटा, जैसे यहाँ पर आपको एक डेटा ये दिख रहा है, ठीक है, एलिवेशंस की बात कर दिया आपने। ठीक, उसके साथ साथ, डेटा के साथ साथ, जब हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ आप मैप्स के थ्रू भी चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे अभी आपने जो एक्सटेंशन बताया, उसको आप एक मैप बनाते हुए भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपका जो ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है उसका, ठीक है, इस प्रकार से आप और ये भी बता सकते हैं कि कोरोमंडल कोस्ट का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, या इधर पूर्वी तट में और पश्चिमी तट में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से तट ये हैं। इस प्रकार से भी आप उल्लेख करते हुए चीज़ों को बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं अपने उत्तर में। ठीक है, तो ये कब चीज़ें हो जा रही हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कोरोमंडल कोस्ट के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर कोई से प्रमुख खनिज पाए जा रहे हैं, उनकी भी बात आप कर सकते हैं अपने उत्तर में, अगर प्रश्न का जो अंक है वो अधिक है। उसके साथ साथ अगर कुछ प्रमुख यहाँ पर कोई से अनाजों का या फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, उसके बारे में बताते हुए आप चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, इसी आधार पर, और मैं हर एक प्रश्न में अलग अलग आयाम आपको बता रहा हूँ, उसके आधार पर आप उस प्रकार के आयाम को दूसरे प्रश्नों में भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को समझते हुए आप अपने प्रश्न में, अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, वो पूछ रहा है कि भारत के गोंडवाना कोयले क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द गोंडवाना कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही सिंपल जनरल क्वेश्चन है, जिसमें कुछ नहीं, आपको जो इम्पोर्टेंट, जब हम मिनरल्स की बात करें जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें बिल्कुल मिनरल्स में आज जब हम बात करेंगे तो आपके जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करता होगा, आइदर आयरन ओर हो गया, ठीक है, लोहा अयस्क हो गया, उसी प्रकार से कोयला, इस प्रकार के कुछ ऐसे जो खनिज जो आप बहुत साधारण रूप से सुनते होंगे, और उसी के आधार पर उसके बारे में आपको जो जानकारी होगा, उस जानकारी को किस प्रकार से बस अब उत्तर में आपको अपने शामिल करना है, किन किन को पहले रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो चलिए, गोंडवाना जो कोलफील्ड्स है, तो ये जो गोंडवाना शब्द है आपका बेसिकली इस प्रकार की एक रॉक स्ट्रक्चर का नाम हो जा रहा है, गोंडवाना। ठीक है, और यह भी हमको पता है कि इन गोंडवाना जो आपका रॉक सिस्टम है, शैल समूह है, ठीक है, उसमें जो प्रमुख खनिज होता है वो कौन सा होता है, आपका कोयले का। ठीक, अब आप ये भी जानते हैं कि जो सर्वाधिक जो हमारे यहाँ कोयला होता है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जा रहा है, तो गोंडवाना चट्टानों में पाया जा रहा है। अब बात, जब आपको इतनी जानकारी है, बस यहीं से चीज़ों को हम चालू कर सकते हैं अपने उत्तर को। यहाँ पर गोंडवाना जो कोयला भंडार है, भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आपको जानकारी थी, बस उसी में ही हमने सिर्फ आपने क्या कर दिया है, तो कुछ आंकड़ों का, कुछ नंबर्स का, कुछ अंकों का उपयोग करते हुए अपना जो उत्तर है उसको सामान्य ना करके आपने कुछ थोड़ा उसमें विशिष्ट कर दिया। ठीक, स्पेशल थोड़ी दे दिया, स्पेशल अट्रैक्शन कि हाँ भाई जो गोंडवाना जो है वहाँ पर कोयला का भंडार जो है, तो भारत में जितना भी हमारे यहाँ कोयला होता है उसका 98% क्या हो रहा है, आपका गोंडवाना कोयला भंडार, मतलब गोंडवाना के जो शैल समूह है वहाँ पर हमको कोयला मिलता है। ठीक, इसके साथ साथ बिल्कुल आगे देखिए, तो जो प्रश्न पूछा कि अब इसके गोंडवाना क्षेत्र का वर्णन करना है, तो यहाँ पर अब एक तरीके से कि कहाँ कहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसकी अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि अगर आपको जानकारी हो कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर गोंडवाना या जहाँ पर कोयले का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कोयले का उत्पादन अधिक हो रहा है, मतलब आप सामान्य रूप से देखेंगे कि वहाँ पर कोयले का जो भंडार है, जो रिजर्व्स है, वो भी काफ़ी अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो ऐसे क्षेत्र आपको झारखंड, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपको मेनली गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। और गोंडवाना रॉक सिस्टम है तो अब वहाँ पर आपको अगर जो मिनरल्स जो मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, जो खनिज है, वो आपका रहेगा आपका मुख्य रूप से कोयला।
ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये जो आपका राज्य के आधार पर जैसे झारखंड हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पर अगर जो प्रमुख नदी घाटी है अगर आपको उसकी अगर जानकारी है तो बिल्कुल आप उसको, अब ये 2 अंकों में पूछा है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो झारखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर दामोदर नदी घाटी जो हो जा रहा है आपका, तो ये झारखंड आपका साथ साथ पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र में उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सी नदी घाटी है जहाँ पर आपको गोंडवाना या कोयला वाला प्रमुख क्षेत्र दिख रहा है आपको, तो वो हो जा रहा है आपका महानदी घाटी। तो यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ के बाजू में साइड में लिख सकते हैं महानदी घाटी, महानदी वैली। ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका सोन नदी हो जा रहा है, तो सोन रिवर लिखते हुए आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से हम अगर दक्षिण तरफ आएँ, है ना, जैसे हम आंध्र प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो गोदावरी रिवर वैली है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर मेनली आपको कोयले की प्राप्ति होती है, और ये सारा क्षेत्र आपका गोंडवाना कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जा रहा है। ठीक। अब इसका निर्माण कब से हो रहा है, तो इसका निर्माण लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व हो रहा है। ठीक है। क्योंकि कोयले बनने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी या बड़ी लंबी प्रक्रिया है। ठीक है। उसको भी अगर आपको इस प्रकार से कुछ वर्ड्स पता हो तो उसको भी आप बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। साथ ही साथ अब अगर इसमें ये प्रश्न अगर ज़्यादा अंकों का पूछा जाता है तो आप बिल्कुल ये बता सकते हैं कि कोयले के कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे आप जानते हैं कि कोयले का 4 प्रकार है, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है, जिसमें सर्वाधिक आपका जैसे यहाँ पर जो आपको कोयले पाए जा रहे हैं वो किस प्रकार का कोयला पाया जा रहा है गोंडवाना शैल समूह में, इन सब चीज़ों की भी जानकारी देते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब और क्या बता सकते हैं अगर इसमें, और अगर हमको चीज़ों को जोड़ना है तो आगे मैं वापस आता हूँ, उसके महत्व को लेते हुए आगे सकते हैं। तो महत्व में मतलब कि कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। जब हम महत्व की बात करें तो मतलब कि अब हम बात कर रहे हैं आर्थिक भूगोल में उसके आर्थिक महत्व को लेते हुए। ठीक है। तो कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ पर आप देखते हैं तो कोयले का एक उपयोग तो हो जा रहा है आपका उद्योगों में। ठीक है। तो खासकर जैसे आपका स्टील प्रोडक्शन के लिए वहाँ पर हमको मतलब किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आपको क्या चीज़ की जरूरत पड़ रही है, आपको कोयले की पड़ रही है। और कोयले का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, तो कोयले का उपयोग हो रहा है हमारा थर्मल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इसका दूसरा उपयोग हो जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये कीवर्ड्स आपको याद में रखना पड़ेगा कि कहाँ हम और क्या क्या चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं अगर यही प्रश्न आपको अधिक अंकों में पूछ दिया जाता है तो। ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें आप एटलीस्ट याद रखेंगे। ठीक। और चीज़ें की अगर बात करें तो बिल्कुल आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो गोंडवाना जो कोयला है इसकी विशेषता क्या है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं अपन, तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गोंडवाना क्षेत्र में जो पाए जाने वाले जो कोयले हैं, तो वो जनरली हो जा रहे हैं आपके कैसे, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को बता सकते हैं, और फ्री फ्रॉम मॉइस्चर के साथ कि नमी नहीं रहती इन जनरल इस प्रकार के कोयले में। तो अब जब नमी की कमी है, ठीक है, जब ये मॉइस्चर कंटेंट इसमें लेस है, तो ये दोनों तरीके से चीज़ों को उपयोग में लिया जा रहा है फॉर कुकिंग, ऐसे कुकिंग कोल, और एज वेल एज ऐसे नॉन कुकिंग कोल, दोनों चीज़ों के। ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसके यूज़ को बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हर एक प्रश्न में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आपको वो जो प्रश्न है आप उसको थोड़ा स्पेसिफिक और उसको स्पेशल बनाएं। राइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये भी 2 मार्क्स का है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो अब इसमें आप थोड़ी से एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें पूछ रहा है कि भारत में जो सोयाबीन की खेती है उसके लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं। ठीक है। तथा प्रमुख उत्पादक राज्य बताइए। तो जब भी आप देखिए, जब सोयाबीन की अब खेती के बारे में भौगोलिक दशाएं पूछ रहे हैं, तो भौगोलिक दशाएं में क्या क्या बताना है आपको। ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस बतानी है, और उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में बिल्कुल टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल, और तीसरा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है दैट इज विच टाइप ऑफ
सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटिंग कंडीशन ऑफ सोयाबीन। ठीक है, ये 3 चीज़ पर मेनली पहले फोकस करना है, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम अपने प्रश्न में भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये भी जानते होंगे कि जो भी फसलें हैं हम उसको वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि वेदर इट इज़ खरीफ टाइप ऑफ क्रॉप और रबी टाइप मेनली, है ना। तो ये आपको देखना है कि एक तो ये सोयाबीन कैसा हो जा रहा है, मेनली खरीफ क्रॉप है, और इस सोयाबीन से तेल भी इसके बीजों से जनरली आप क्या निकाल सकते हैं, तेल, है ना। तो ये बेसिकली एक तिलहन फसल भी है। ठीक है, तो सोयाबीन इज अ खरीफ ऑयल सीड क्रॉप। ठीक है, आपको छोटी सी डेफिनेशन कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बताना चालू करना है तो वह क्या है, और वैसे वहाँ से आप चीज़ों को क्या करना है, आपको अपने उत्तर को चालू करना है। तो उत्तर में आपने चालू किया कि सोयाबीन इज अ खरीफ ऑयल सीड क्रॉप, सिंपल। अब बिल्कुल आप आइए, जैसा जो प्रश्न का मेन बॉडी है जिसमें वो पूछ रहा है कि इसकी खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं। ठीक, तो इसमें आप भौगोलिक दशाएं में बिल्कुल, क्योंकि इसका तीसरा भाग भी दिख रहा है आपको कि प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो अपने प्रश्न को ज़्यादा, मतलब अपने उत्तर को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधे इसकी भौगोलिक दशाएं में मुख्य जो भौगोलिक दशाएं हैं उसकी बात करिए, क्योंकि इन भौगोलिक दशाओं के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके भौगोलिक दशाओं में शामिल किया जाए। ठीक है, जैसे एक एलिवेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। पर अभी जो प्रमुख हैं पहले उसको आप बताइए। प्रश्न में कम जो शब्द सीमा है, इस कारण से हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। ये इनके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। रेनफॉल की बात करें तो 600 to 700 mm की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर जब हम मिट्टी की बात कर रहे हैं तो कैसी बात कर रहे हैं, तो लूमी सॉइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर जिसके साथ साथ कैसा होना चाहिए, विथ गुड ड्रेनेज, कि जो जल निकासी है वो कैसे होनी चाहिए, काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए। चीज़ समझ में आ रही है। तो कम शब्दों में अपनी सारी बातें बताते हुए आप आगे बढ़ेंगे, पहला चीज़। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि भारत में अगला जो पूछा कि प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो बिल्कुल आप सुनते होंगे कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सर्वाधिक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सर्वाधिक वहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को बिल्कुल सोयाबीन स्टेट, या फिर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश को आपका सोयाबीन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और या फिर सोयाबीन स्टेट के नाम से उसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एक शब्द बता दिए। साथ ही साथ इसके अलावा जो प्रमुख राज्य है जिसमें महाराष्ट्र और राजस्थान भी शामिल है, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं, है ना, जो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन। ठीक है, तो इस कारण से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में भी आपको उनके नाम बताना है। इसके अलावा भी और हो सकते हैं, पर ये जो 3 आपको मेजर, मेनली ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा अधिक 3 तक में आ रहे हैं, उतना आपको ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर जो क्रॉप है उसके प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेट्स का नाम ध्यान में रखते हुए, या इसी प्रकार से आगे के लिए भी कोई सा भी आप क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो उसका जो 3 मेजर जो ग्रोइंग स्टेट हैं, ठीक है, कल्टिवेटिंग स्टेट्स है, उनको ध्यान में रखना है। ठीक, बहुत सारे होते हैं तो आपको पूरी लिस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका काम हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। यहाँ पर आप इतनी सारी चीज़ें लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, जिसमें पूछ रहा है अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्यों बना। तो बिल्कुल एक तो अगर इस प्रकार से पूछता कि आप बताइए कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताइए, तब वहाँ पर आप ये बताते कि अहमदाबाद जो है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, पर अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि उसका कारण पूछ रहा है कि ये क्यों बना। ठीक, तो क्यों बनने का कारण आपको इन जनरल पता है कि वहाँ की कुछ ऐसी भौगोलिक दशाएं हो सकती हैं जो उस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बना रही है उसके उत्पादन के लिए। राइट, तो यहाँ पर भी अहमदाबाद के साथ भी ऐसे ही है। जब अगर सूती वस्त्र उद्योग को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जो प्रमुख कारण है वो आपको इसकी भौगोलिक दशाएं देखने को मिलेंगी। इसकी जो, अगर आपको थोड़ी सी इसकी इतिहास के बारे में पता रहेगा तो उसको भी आप चीज़ों को शामिल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और जो इसका महत्वपूर्ण पहलू रहता है भूगोल का, जो कि आर्थिक भूगोल है, अगर उसकी भी आपको जानकारी है, इस प्रकार से 2-3 चीज़ की जानकारी को मिला करके आपको एक अच्छा एक आप उत्तर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्या प्रमुख कारण दिख रहा है आपको, तो गुजरात में जो कपास है,
उसकी प्रचुर उपलब्धता, राइट। सबसे पहले क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को या किसी भी पर्टिकुलर, जैसे ये एक उद्योग है, इंडस्ट्रीज़ है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहता है, आप पढ़ते हैं उसके जो फैक्टर रहते हैं, उसमें एक फैक्टर आप पढ़ते हैं रॉ मटेरियल, राइट। जब आप रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं, जब आप उत्तर लिख रहे हैं उसके रीजन को लेकर के, तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुजरात वाला पर्टिकुलर एरिया है, इट इज़ रिच विथ ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल में सबसे बेस्ट जो प्रोडक्शन आपको मिल सकता है वो जा रहा है आपके लिए कॉटन के लिए। तो बिल्कुल हमको खाने के लिए उपयोग करने के बाद अगर हम अगली जो अपनी आवश्यकता देखें तो वो जा रहा है हमारे लिए कपड़ा। तो यहाँ पर आपका जो ये कपास है इसका विभिन्न उपयोग है, जिसमें से प्रमुख जो उपयोग है वो वस्त्र उद्योग में होता है, ठीक है। तो ये एक आपको भौगोलिक दशा समझ में आ रही है कि ये जो गुजरात है यहाँ पर कपास की प्रचुर उपलब्धता। अब इसके बाद जब चीज़ें का रॉ मटेरियल हो गया तो उसके लिए अब कुछ और भी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे हो गया चीप लेबर, राइट, कि जो वहाँ पर जो लोग हैं वैसा कैसा होना चाहिए, वहाँ पर हमको सस्ते श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बिल्कुल आपको आवश्यकता पड़ेगी कि जब भी कुछ भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो गया है तो एक जगह से दूसरे स्थान पर, क्योंकि एक ही जगह पर जहाँ पर इसका उत्पादन हो रहा है वहीं पर जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें उपयोग में आ जाए। तो बिल्कुल उपयोग अगर कहीं दूसरे क्षेत्र में भी हमको वहाँ तक पहुँचाना है तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन की, परिवहन की, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे आपने प्रकार पढ़े हैं इन जनरल, रेलवे, रोडवेज, ठीक है, देन आपका वाटरवेज, ठीक है, तो ये सारे एयरवेज। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अहमदाबाद है ये पोर्ट्स के नज़दीक में, यहाँ से पोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो नज़दीक में लोकेटेड हैं, वहाँ से हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो पार्ट आ जाता है कि अब ये तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अगला हो जा रहा है उसके लिए वहाँ के लिए व्यापार, ट्रेडिंग फैसिलिटीज, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका अहमदाबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी उद्यमशील हैं, ठीक है। तो स्थानीय जो उद्यमशीलता है ये अहमदाबाद को उपयुक्त बना रही है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम क्या कर सकें, सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। और आपको और जो आपने जैसे हमने जो बात किया है, जिसकी बात करें अपन, इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन डेटिंग बैक टू दी 19th सेंचुरी, मतलब कि ये जो कार्य हो रहा है कोई सा भी केंद्र एक ही बार में या बहुत कम समय पे, ऐसा नहीं है कि एकदम केंद्र बन जाए, वो बिंदु और केंद्र बनने के लिए वो एक लंबी यात्रा करते हैं, जिसमें अगर आप देखें जो अहमदाबाद वाला जो क्षेत्र है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अगर वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र है, तो उसका कारण आपको इतिहास से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब बहुत समय पहले से ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो उपलब्धता है उसको उपयोग में लाते हुए वस्त्रों का उद्योग को स्थापित किया जा रहा है, जिसके कारण से अहमदाबाद वर्तमान में भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण हो जा रहा है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और इन सब कारणों के कारण अहमदाबाद को हम क्या बोल रहे हैं, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से इसको संज्ञा दी गई। तो इन सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं अपने उत्तर में, ये एक अच्छा उत्तर कहलाएगा आपके लिए, जिसमें आपको 2 मार्क्स में पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलने की संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु भारतम योजना क्या है। तो बिल्कुल जब भी हम जैसे कोई से भी सब्जेक्ट को देखें तो हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, मतलब अब उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, या पॉलिटिकली वे पर भी देखें तो उसके लिए आप देखेंगे कि उनको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किया जाता है, कुछ नीतिगत प्रयास होते हैं, कुछ संस्थागत प्रयास होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नीति या कुछ इस योजना के बारे में बात कर रहा है, इस योजना का नाम पूछ रहा है कि सेतु भारतम योजना क्या है। तो यहाँ सेतु और भारतम, तो सेतु शब्द से आपको कुछ समझ में आता होगा, इंग्लिश में सेतु को क्या बोलते हैं हम इन जनरली, ब्रिज, ठीक है। तो कुछ हिंदी के शब्दावली होती हैं, उसके आपकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी
बेस्ड अगर कुछ योजना का नाम है तो उसका सबसे पहले तो एक हिंदी में जो अर्थ है वो अगर आपको पता रहेगा तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को तो सबसे पहले समझ सकेंगे, उसको याद रख सकेंगे, और जब भी ऐसा प्रश्न अगर आता है अचानक से तो आप उस पर उत्तर लिख सकेंगे। क्योंकि ये जो योजना है ये कोई वर्तमान की तुरंत योजना नहीं है, ये योजना देखिए लगभग 10 साल पहले की योजना है, 2016 की, लेकिन एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, अब इस योजना में क्या कर रही है भारत सरकार, इस योजना में भारत सरकार क्या कर रही है, इसका उद्देश्य ये है कि ये कब से चालू की गई, तो ये एक देखिए डाटा हो गया, अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छा, ये दर्शाता है कि आपको उस योजना के बारे में बहुत बेहतर तरीके से पता है। ठीक है, ये योजना कब से चालू की गई, ठीक, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किसने चालू की। अब किसने में मतलब कि आपको सरकार का नाम नहीं लिखना है, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार या इस प्रकार से किसी भी सरकार का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस पर्टिकुलर मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं लाई। ठीक है, तो किसने लाई गई, इस प्रकार से चीज़ों को आप बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला हो जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, एम। ठीक, योजनाओं को बताने के लिए आप बिल्कुल इसके स्ट्रक्चर संरचना की बात कर सकते हैं कि इस योजना को या फिर ये जो योजना है इसको लागू करने के लिए या ये अगर किसी संस्था के द्वारा लाई गई है तो संस्था में कौन कौन प्रमुख व्यक्ति इसमें शामिल हैं उसकी भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब सारी बातें ज़्यादातर हम किस पर कब करेंगे, जब ये प्रश्न ज़्यादा अंकों का पूछा जाएगा। अभी पूछा जा रहा है कि योजना क्या है, तो साधारण तौर पर क्या है मतलब कि उसके उद्देश्य के बारे में बात कर रहा है। और उद्देश्य के बारे में जब बात करें तो इसमें आपको समझना पड़ेगा जो सेतु भारतम है इसमें बेसिकली जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है, तो जो भी इस नेशनल हाईवे में जो रेलवे होती हैं, रेलवे क्रॉसिंग होती हैं, उससे हमको फ्री करना है नेशनल हाईवे को। ठीक है, तो क्या करना है बेसिकली, टू कंस्ट्रक्ट रोड ओवर ब्रिजेस और अंडर ब्रिजेस, फॉर विच पर्पज, टू एलिमिनेट ऑल रेलवे लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवे। ये मेन है इसका। ठीक है, तो इस पूरे अगर ये आंसर का जो मेन बॉडी देखें तो वो क्या है बेसिकली, ये जो मैंने अभी डबल अंडरलाइन कर दी। तो इस प्रकार से आप डबल अंडरलाइन अपनी कॉपी में भी करिएगा, इस सारी चीज़ों को लिखिए और लिखने के बाद सारी चीज़ों को नोट्स बना करके रखिए, अंडरलाइन करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से नोट्स बनानी है ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप एलिमिनेट ऑल रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स ऑन नेशनल हाईवे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कब से चालू की गई अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये पता है कि हाँ इट इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इतना आप बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप बिल्कुल शायद तक ये नहीं बता पाएंगे कि कितने इसका प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसमें कितनी लागत रखी गई है। ठीक है, नहीं आप शायद तक ये बता पाएँ कि और ये जो संख्या दिख रही है आपको कि इसके साथ साथ नेशनल हाईवे में जो कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं, ठीक है, जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जर्जर पुल हैं उनके पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण की भी बात हो रही है। क्लियर है इस सेतु भारतम योजना में। तो यहाँ पर आपको संख्या अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे ROB बोल रहा है, रोड ओवर ब्रिजेस, RUB दिख रहा है आपको, रोड अंडर ब्रिजेस, इस टाइप के कुछ आपको वर्ड्स को भी क्या करना है, मेंशन करना है ताकि आपका आंसर थोड़ी स्पेशल हो। राइट, ठीक। तो अब एनालिसिस में जब हम बात करें तो ये ऐसी जो योजनाएं हैं, बिल्कुल ये भी कोई ऐसा नहीं था कि इस प्रकार से चीज़ें सिलेबस में नहीं बताई गई थी या फिर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। बिल्कुल ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको अभी तक जितने भी हम क्वेश्चंस देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस जनरल हैं, जो जनरली पूछे जा चुके हैं, उसी प्रकार के नेचर के हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी आपको इजी हो जा रहा है, बस आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है या अपने उत्तर में जो शामिल करने के लिए वो यहाँ पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कि जो टोटल 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो पार्ट 2 में, वो 6 नंबर के होते हैं, मतलब टोटल 6 इन नंबर होते हैं। तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हो जा रहा है, मतलब कि अब यहाँ पर से हमारे 2 मार्क्स का जो प्रश्न है वो खत्म होता है 30 वर्ड्स में। अब जो भी बात हो रही है तो सेक्शन 2 में आपको दिखेगा, सेक्शन 2 मीन्स 4 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, और ये आपका कितना हो जा रहा है, आपका 60 वर्ड्स। ठीक, इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या अब 3 होगी। ठीक है, टोटल 12 अंक का रहेंगे। अब इसमें क्या देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर वर्तमान परिदृश्य में मालवा पठार की भू आकृतियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म्स ऑफ द मालवा प्लेट्यू इन द करंट सिनारियो।
ठीक है। तो जब भी देखिए अब लैंडफॉर्म की बात आ रही है, एक्सप्लेन करना है अपन को, तो पहले बात तो आप थोड़ा फ्री हो जा रहे हैं, जिसमें आप इनके लोकेशन, इनके एक्सटेंशन और इनके फॉर्मेशन की बात तो सबसे पहले कर सकते हैं। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो किसकी बात कर लेते हैं अपन, उनके इम्पोर्टेंस की, महत्व की। और महत्व में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है ये भी अभी हमने कई सारे प्रश्नों में अभी चर्चा कर लिया। ठीक, तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए उत्तर में क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये मालवा प्लेट्यू है कहाँ पर, मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्य रूप से आपका मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के किस तरफ के क्षेत्र को हम मालवा का पठार बोलते हैं, ठीक है। तो मालवा का जो पठार है उत्तर भारत में मुख्यतः पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, मालवा के पठार के नाम से। ठीक, इतना ही आपने बता दिया। देखिए कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक, लोकेशन के साथ साथ इसकी थोड़ी सी एक्सटेंशन भी बेसिकली बता दे रहे हैं अपन कि इनका फैलाव कहाँ कहाँ तक है। अगला जो आप बता रहे हैं कि इनका जो फॉर्मेशन है, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो पठार है ये लगभग यह दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी आधार पर निर्मित है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट अगला कीवर्ड क्या हो जा रहा है, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, तो कैसे फॉर्म हो रहे हैं आपके, डेक्कन ट्रैप के थ्रू। अब साथ ही साथ ये अगर वर्ष के आधार पर देखें तो ये लगभग कितने पुराने हो जा रहे हैं, 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले इनकी जो बनने की प्रक्रिया वो चालू हो। ठीक, क्रिटेशियस काल में बना है। ठीक, अब और भू आकृतिक अगर विशेषताओं की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपने कुछ जगह के क्षेत्र के बारे में बता दिया। अब देखिए हम विशेषताएं की बात करें और विशेषताओं में ही कई बार आप महत्व को भी शामिल कर सकते हैं। विशेषताओं में क्या क्या चीज़ आएगा, तो इसकी एक हो जाएगी औसत ऊंचाई। ठीक है, एवरेज एलिवेशन। एवरेज एलिवेशन देखें तो ये क्या हो जा रहा है, एवरेज एलिवेशन ऑफ 500 to 600 मीटर। ठीक, अब इसका एलिवेशन है तो बिल्कुल कोई सी चोटी इसकी क्या हो सकती है, सबसे ऊंची चोटी कोई ना कोई सी होगी, कोई सा ऐसा क्षेत्र होगा तो सबसे ऊंचा। ठीक है, तो उसकी बात आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको उसकी ऊंचाई भी पता हो तो बिल्कुल भी आप उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में ही लिख करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको आगे करके पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इसकी ऊंचाई इतनी है। आप जब ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं मतलब वो अंडरस्टूड है कि हाँ इसकी ऊंचाई के बारे में हम बात करें। ठीक है, उसके साथ साथ और अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से सपाट शीर्ष वाली मेसा आकृतियाँ या स्टेप टेरेस जैसी जो भूमि है, सोपान भूमि जो बसाल्ट आपर्दन से निर्मित होती है, ये भू आकृति में शामिल होती है। ठीक है, क्योंकि अब भू आकृति के बारे में आप पढ़ेंगे तो 1919 में आर.डी. सैलिसबरी जी ने भू आकृतियों का क्या किया है, को बताया है, व्याख्या की है कि किस प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए कि अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो भू आकृतियाँ हैं तो आगे चल करके इस भू आकृतियों में सिर्फ आप पर्वत, पठार और मैदानी इलाकों की बात ना करते हुए आगे चल करके यहाँ पर जो जल प्रपात बन रहे हैं, जो घाटियाँ बन रही हैं, वो सारी चीज़ें किसमें शामिल हो जा रही हैं, लैंडफॉर्म में। ठीक है, तो लैंडफॉर्म का जो थर्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं मतलब कि इनको भी शामिल करना है अपने उत्तर में। इस प्रकार से आप अपने डायमेंशंस को बढ़ाते हुए बताएंगे। तो यहाँ पर आपने जैसे बता दिया कि किस प्रकार की आकृतियाँ बन रही हैं, साथ ही साथ अब यहाँ पर आप बिल्कुल जैसे मैंने बोला कि जो भू आकृतियाँ हैं इनके बढ़ने का जो कारक होता है वो जल हो सकता है, हवा हो सकती है। तो जल में प्रमुख रूप से जो नदियाँ हैं, तो कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो मालवा के पठार में प्रवाहित होती हैं, उनकी भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। तो पश्चिम की ओर से माही नदी, मध्य भाग में चंबल और छिप्रा तथा पूर्व में बेतवा व दसान नदियाँ क्या हो रही हैं, अपवाहित हो रही हैं। अब इसके साथ साथ जब नदियाँ हैं, ठीक है, यहाँ का पर मतलब जल की उपलब्धता है और जल की उपलब्धता अगर जहाँ पर है, मृदा है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन करेंगे किसका, फसलों का। तो कौन कौन सी ऐसी फसल है जो अगर उत्पादन हो रही हैं उसकी भी बात आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर जो काली कपास मृदा है जिसे हम रेगुर के नाम से जानते हैं, जो लोहा की अंश से युक्त रहती है, नमी रोधी रहती है, तो कृषि के लिए ये अत्यंत उपयुक्त है। इस तरह यहाँ की भूमि, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे कुछ फसल जो इस प्रकार की भौगोलिक दशाओं के लिए उपयुक्त हैं, वो ऐसे क्या किए जाते हैं, यहाँ पर उगाए जा रहे हैं। वर्तमान में भूजल अत्यधिक दोहन के कारण जल स्तर में गिरावट एक गंभीर पर्यावरणीय
चुनौती बन रही है, इसकी चर्चा करते हुए यहाँ पर जो प्रमुख फसल है, गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, लहसुन का उत्पादन के लिए ये क्षेत्र प्रमुख है। मतलब कि हम बेसिकली कहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो जा रहा है, जिसमें हम इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि कौन किस प्रकार के यहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं, किस प्रकार के यहाँ पर क्रॉप्स मिल रहे हैं, किस प्रकार के यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, किस प्रकार के यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, किस प्रकार के यहाँ पर सॉइल रिसोर्सेस है, किस प्रकार का यहाँ पर वाटर रिसोर्सेस है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर दे रहे हैं, भू आकृतियों में क्या जब उत्तर का जब हम व्याख्या कर रहे हैं तो हम चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर जैसे रहती है तो ये एक अच्छा आंसर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें इंग्लिश में है, जो इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं काफ़ी सारे टर्म्स जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश में भी यूज़ कर रहा हूँ, आप दोनों को ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी एज वेल एज हिंदी की जो आपकी शब्दावलियाँ हैं, ताकि आप दोनों में कंफर्टेबल रहें, दोनों के जानकार रहें और आप अपने उत्तर में दोनों को भी कहीं कहीं पर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको एक एक वर्ड को अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़िए, लिखिए, समझिए, और कुछ रहता है तो बिल्कुल पूछेंगे भी आगे चल करके कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी प्रवाही नदियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। डिस्क्राइब दी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो जब आप वाटर रिसोर्स या ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम रिवर्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश में हिंदी में ले लिया था, इसको चलिए मैं इंग्लिश में ले लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, तो अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं पेनिनसुलर प्लेटू में, तो इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक। फिर जैसा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि उसके बारे में आपको क्या करना है, तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप रिवर्स को मेंशन करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, ना ही उसकी ट्रिब्यूटरीज को मेंशन करना स्टार्ट कर देंगे, आपको इस तरीके से बताना है कि कैसे ये जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है और मेनली कहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वो किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो किस तरीके से बेसिकली किस पैटर्न में फ्लो कर रही हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन दे रही हैं इंडियन इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ों की बात आप मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स में करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस अगर है तो मतलब वहाँ पर किस किस टाइप के क्रॉप्स ऐसे एरिया में मतलब कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जहाँ पर ये जो रिवर्स फ्लो हो रही है तो कैसे क्रॉप्स हैं, ठीक है, कैसे वेजिटेशंस हैं, उन सारी चीज़ों की बात आप मेनली करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर्स में आपको क्या क्या चीज़ों को शामिल करना है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं, कौन कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपने दिख दिया लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव की ये जो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो उनकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले कि इट इज़ लॉन्ग, दे आर नॉट दैट मच शॉर्ट, ठीक है, मतलब लॉन्ग है तो ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि इस पर्टिकुलर रिवर की काफ़ी सारी क्या होने वाली हैं, ट्रिब्यूटरीज होने वाली, और ट्रिब्यूटरीज हैं तो अब इनको अगर हम एक साथ देखें तो इनका एनकेचमेंट एरिया जो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपने यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो आप, जिसमें आप बता भी दे रहे हो कि यहाँ पर कौन कौन सी मेनली रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी मेनली, और जिनके आपको एग्जैक्टली और या फिर आपको तो याद होने ही चाहिए कि इन लोग का कितनी लेंथ है, उसको आप इन ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स लिखेंगे अपन, और मेनली उस 4 पॉइंट्स में 4 to 5 पॉइंट्स में एटलीस्ट आप क्या करेंगे कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ये सारी चीज़ें बताई, इसके साथ साथ इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यहाँ पर ये जो रिवर्स हैं ये क्या ये हमेशा बहने वाली रिवर है, मतलब इनका सोर्सेज क्या है, वाटर सोर्सेज, क्या ये सिर्फ इनका जो लेवल है वो ऑल टाइम काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब वाटर की जो यहाँ पर इनकी जो वॉल्यूम्स हैं, है ना, या फिर अगर वॉल्यूम कम होता है तो इसके लिए और कौन कौन से सोर्सेस हो जा रहे हैं। तो ट्रिब्यूटरीज के अलावा भी जैसे आप जानते हैं कि जो आपका रेनफॉल है वो एक मेजर सोर्स हो जाता है। तो मेनली यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि ये जो नदियाँ हैं वो सीजनल मेनली ज़्यादातर क्या होती हैं, फ्लो करी हैं। सीजनल फ्लो करी इसका मतलब ये नहीं कि जब ड्यूरिंग समर ये एकदम से पूरी की पूरी ख़त्म हो जा रही हैं, दे एट दैट टाइम देयर वाटर लेवल रिमेन्स लो, ठीक है, पूरी की पूरी ड्राई नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी लंबी बड़ी नदियां हैं, मतलब इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर आपको सीजनल फ्लो जैसे आप लिख रहे हो तो उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दे आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग मानसून सीजन वाइल वाटर लेवल रिमेन लो ड्यूरिंग दी ड्राई सीजन। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, तो अब ये जो सारी रिवर है ये कैसा फॉर्म करती हैं, तो दे फॉर्म डेल्टा, ठीक है, व्हेन गेट सबमर्ज इन टू दी ओशन। और मेनली ये जो ईस्ट फ्लोइंग है, तो आपको पता है कि इंडिया के ईस्ट में जो ओशन है इट इज नोन एज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन रीचिंग द सी दीज रिवर्स फॉर्म वास्ट डेल्टास दैट आर हाईली फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन। तो फर्टाइल तो है, काफ़ी सारे और भी क्रॉप्स हम इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं, पर जिस तरीके का यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, है ना, जोग्राफिकल एज वेल एज एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो दे आर बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पैडी, ठीक है। तो पैडी के लिए थोड़ी से आपको टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आपको ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट एज वेल एज आपको जो रेनफॉल है या जो आपको जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए ड्यूरिंग कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बता भी दिया कि दे आर सुटेबल फॉर पैडी कल्टीवेशन, राइट। अब इसके बाद जैसे अभी हमने लास्ट जो आपके क्वेश्चन में डिस्कस किया कि लैंडफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो अब ये जब भी नदियाँ आगे बढ़ते हुए काफ़ी सारे नए नए लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो एक जनरल जो लैंडफॉर्म था आपका सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म, जिसमें आप बात कर रहे थे कि माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स की। अब ये प्लेन्स और ये जो माउंटेन और प्लेट्यूज़ में जब फ्लो कर रही हैं, ठीक है, तब ये कितने एलिवेशंस के साथ फ्लो कर रही हैं, और जब अगर ये कुछ ऊंचाई के साथ अगर ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं, तो जब ये गिरेंगी तो उस गिरने वाले जो आपका स्ट्रक्चर है उसे हम वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो कुछ ऐसे ये वाटरफॉल्स भी बनाती हैं, ये इनकी विशेषताएँ हैं, ठीक। एंड ऑल्सो दे फॉर्म वाटर डिवाइड्स। तो वाटर डिवाइड्स मीन्स एक नेचुरल, ये बेसिकली बाउंड्री फॉर्म कर रही हैं बिटवीन टू स्टेट्स, है ना, अगर हम पॉलिटिकली हम बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दे फॉर्म न्यूमरस वाटरफॉल्स, ठीक है, आर फाउंड नियर द वेस्टर्न घाट विच आर यूजफुल फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन बिकॉज रिवर्स आर द सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, ठीक। दे आर दी सोर्सेज फॉर इरीगेशंस। तो आगे ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया कि जो ये आपके रिवर्स हैं उनके मल्टी पर्पस जो यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी जैसे जो जानकारियां हैं वो आप बिल्कुल देखिए, आंसर्स में कोई सा आंसर पूछा जा रहा है जिसमें वो पूरा एक्सप्लेन करके पूछ दे रहा है, कुछ आंसर्स में वो जनरली क्या बोल दे रहे हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में वो क्या हो जा रही हैं, इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो जो सिलेबस था, जिसमें सिलेबस में हर एक जो पॉइंट दिया हुआ था, वो अपने आप में आपको कुछ जगह पे आपको वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए काम आ जाएगा, कुछ जगह पे वो आपको सीधे तौर पे आंसर राइटिंग के लिए काम आएगा कि क्या क्या चीज़ें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो जब भी हम रिवर की बात कर रहे हैं तो एक आपका क्या हो जा रहा है, इसका जो मल्टीपर्पज़ यूज़ में एक अनदर यूज़ है, इट इज़ ऑफ दे आर यूज फॉर दी पर्पज ऑफ इरीगेशन, ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा रीजन हैज़ द लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ कैनाल इरीगेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ जो अगर मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके नाम बताइए। तो इन व्यूअर्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे महानदी में हीराकुंड हो जा रहा है इन उड़ीसा संबलपुर, आपका नागार्जुन सागर डैम हो जा रहा है, आपका पोचमपाट डैम हो जा रहा है। तो ऐसे कुछ आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको अपने आंसर्स में आप लिखते हुए आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब भारत में आणविक खनिज के स्रोत एवं उनका वितरण समझाइए। एक्सप्लेन द सोर्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक मिनरल्स इन इंडिया। तो भारत में जो परमाणु ऊर्जा है उसका स्रोत क्या क्या है, ठीक है। पहले तो हमको आप उस खनिज संसाधन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एटॉमिक मिनरल्स की बात हो रही है, ना कि इनका यूज़ होते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर या पूरी चीज़ जो आपके आंसर्स में होनी चाहिए वो मेनली किस पे फोकस होना है, आपको एटॉमिक मिनरल्स में। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इजी है क्योंकि ये भी सारी चीज़ें। अब देखिए आंसर थोड़ा सा आपको टफ लिखने में कब लग सकता है, अगर आपको डेटा की आपको जानकारी ना हो, ठीक है। तो अगर डेटा की आपको जानकारी है क्या, ठीक है, कितना न्यूमेरिकल फिगर्स में या नंबर वाइज कितना क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, अदरवाइज आप इसको इस तरीके से कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैप्स के थ्रू, ठीक है। चलिए नहीं पता हमको बहुत ज़्यादा डेटा,
तो कुछ डेटा तो आपको बताना पड़ेगा। डेटा इन द टर्म्स ऑफ ये बता दीजिए कि हाँ यहाँ पर अगर हम एटॉमिक मिनरल्स की बात करें तो इंडिया कौन से पर्टिकुलर रैंक में है, इस प्रकार से बात कर सकते हैं आप वर्ल्ड वाइज। या फिर पर्टिकुलर अगर जो एटॉमिक मिनरल्स हैं वो विद इन इंडिया कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसे एटॉमिक मिनरल्स अधिक तौर पे पाए जा रहे हैं, ऐसा आप बताते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो आंसर लिखने का तरीका बहुत सारा है, ठीक है, ईजी है, कोई सा भी ऐसा मॉडल आंसर नहीं है कि ये अपने आप में पूरा कंप्लीट हो। बिल्कुल इसमें स्कोप रहता है कि हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं कि क्या एक मॉडल आंसर में हो जाना चाहिए एटलीस्ट इतना, ठीक है, तो वो चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बता दो कि एटॉमिक मिनरल्स कौन कौन से हैं। तो एटॉमिक मिनरल जो भारत में पाए जाते हैं, कम या ज़्यादा अभी हम उसकी बात नहीं करें, अभी हम ये बस बता दे रहे हैं। इसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम एवं जिरकोनियम क्या हो जा रहे हैं प्रमुख खनिज, एक लाइन में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये अब बात ये तो हो जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे एटॉमिक मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न था क्या? नहीं था। प्रश्न क्या हो जा रहा है अब इसके सोर्सेज बताने और डिस्ट्रीब्यूशन बताने, लेकिन हमको ये बताना पड़ेगा कि एटॉमिक मिनरल्स कौन कौन से इंडिया में पाए जाते हैं। अब आगे आप आइए कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अब देखें तो मेनली जो अब यहाँ पर यूरेनियम और जो थोरियम, ठीक है, और आगे अभी आप देखेंगे तो लिथियम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता हुआ आपको दिखेगा कि इसका भी उत्पादन और इसका भी जो स्रोत है और इसका वितरण, ये आगे एक बिल्कुल पूरा का पूरा प्रश्न आ सकता है आगे भविष्य में, कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं तो यूरेनियम को देखें तो यूरेनियम मुख्य रूप से झारखंड, मेघालय, बिहार वाले क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। यूरेनियम की भी कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अब जिसमें जितना भी भारत में मिल रहा है, भारत देश में मिल रहा है, उसका 70% भंडार कहाँ पर मिल जा रहा है? झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में आप कुछ ऐसे माइंस सुनते होंगे जैसे जादूगुड़ा हो गया, जादूगुड़ा माइंस, तो ये सारे माइंस के नाम भी आप बता सकते हैं जितना आपको याद। अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ आपको डिस्ट्रिक्ट और एरिया आपको जैसे सिंहभूम और हजारीबाग वाला जो एरिया है तो झारखंड में काफ़ी फेमस है, ना सिर्फ यूरेनियम के लिए, इसके अलावा भी वहाँ पर काफ़ी सारे खनिज पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मेनली क्या करना है कि झारखंड तो आपका देश का मतलब राज्य का नाम हो गया, उसके अलावा जो क्षेत्र का नाम है वो भी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए, और जो ध्यान में है उसको अंडरलाइन करके रखिए अपने नोटबुक में ताकि आप उसका उल्लेख कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो मेघालय हो गया, वहाँ पर भी एक क्षेत्र है, बिहार हो गया, गया हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में मिलता है। तो इस प्रकार से कुल अनुमानित भंडार कितना दिख रहा है आपको, ये याद नहीं भी रहेगा चलेगा। आप ये तो बता सकते हैं कि विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना हो जा रहा है, लगभग मात्र 2%, ठीक। यूरेनियम जैसा जो शब्द है आपको वो अभी आप काफ़ी चर्चा में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे जो खनिज है ये आप देख पा रहे हैं कि किसी दो देशों के बीच में या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में आप पाएंगे कि ये किसी देशों के बीच में विवाद का कारण बनता हुआ भी दिख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सारे संसाधन जो आप भूगोल में पढ़ते हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जैसा थोरियम हो जा रहा है, थोरियम के बारे में एटलीस्ट इतना हम जानते हैं कि ये जो थोरियम है भारत में केरल क्षेत्र के जो केरल तट है वहाँ के जो मोनोजाइट जो रेत है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इतना बताते हुए बिल्कुल आप और जो तटीय क्षेत्र हैं जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये सारे क्षेत्र के नाम भी बताएंगे क्योंकि इनमें भी कुछ मात्रा में बेसिकली मोनोजाइट मतलब इस कुछ मात्रा में यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपका जो थोरियम है वो उसकी प्राप्ति हो रही है, ठीक। इसके अलावा आप देखिए अब यहाँ पर क्या बताया, तो यहाँ पर एक PFBR की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे मान लीजिए ब्रीडर रिएक्टर हैं जो कहाँ कहाँ पर वर्तमान में अगर स्थापित किए गए हैं या चालू किए जा रहे हैं या संचालित हो रहे हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अगर अब आप चाहें तो जितने भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं मेनली उसकी बात आप कर सकते हैं, ठीक। अब न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में अगर आप देखें तो अभी वर्तमान में लगभग 25 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ठीक है। वेरियस 7 एटॉमिक जो सेंटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो अक्रॉस 7 जो पावर स्टेशन हैं उसकी कैपेसिटी की बात कर सकते हैं कि हाँ लगभग यहाँ पर 9000 मेगावाट, प्रिसाइजली 8880 कुछ मेगावाट है, तो वहाँ पर इतनी प्रोडक्शन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी बात आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसे सरकार के कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं
उसकी बात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि इनका जो आणविक खनिजों की जो खोज है और उनका जो उपयोग है उसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। कुछ योजनाएं हैं, जैसे शांति परियोजना हो गई। तो इस प्रकार से कुछ जो योजनाएं आपको पता रहे उसकी बात कर सकते हैं। कुछ जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे PFBR की बात की अपन, PHWR हो जा रहा है प्रेशराइज, ठीक है, LWR की बात हो रही है। इन सारी चीज़ों की बात भी आप करते हुए अपने आंसर को और थोड़ा एनरिच कर सकते हैं विथ योर नॉलेज, ठीक है। तो थोड़ा वो स्पेशल हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें एटलीस्ट हमको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपने कुछ स्रोत भी बता दिए, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं और स्रोत के साथ साथ आपने उनका वितरण भी बता दिया, ठीक है। तो स्रोत में मेनली जो आणविक खनिज है उसके जो स्रोत हो रहे हैं, तो वो ये ऐसे कुछ आपके क्या हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, है ना। कौन कौन से एलिमेंट्स, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम एंड जिरकोनियम, जो इंडिया में पाए जा रहे हैं, राइट, ठीक। ये इंग्लिश में हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन 3 हो जा रहा है वो 8 मार्क्स का हो जा रहा है, 100 इसमें वर्ड लिमिट हो जा रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 8 मार्क्स वाले, इट विल बी 2 मार्क्स और ऑल कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, राइट। फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो आगे जो रहेगा, जो सिर्फ 10 मार्क्स का रहता है, वो एक ही क्वेश्चन रहता है, मतलब आपको एक अटेम्प्ट करना रहता है, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है 2 का, ठीक है। 2 के बीच में आपको एक क्वेश्चन को लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न अगला पूछा जा रहा है वो भी काफ़ी जनरल है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, सिलेबस के अंदर चीज़ें जो दी गई हैं, ठीक है, उसमें ही आपका जो एक क्लाइमेट था, जलवायु है, और उस जलवायु के अंदर ही आपका ये जो एल नीनो शब्द है वो प्रयोग में आप देखेंगे। साथ ही साथ ये वर्तमान में भी चर्चा में भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी जो प्रश्न है काफ़ी आसान है, आसान इन द सेंस में कि हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस प्रकार से पूछ भी दिया जा रहा है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी महत्व है। ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव का नाम जनरली बोलते हैं एल नीनो, ठीक है, एल नीनो इफेक्ट, ठीक है। तो भारत में जो वर्षा होती है ये इसको प्रभावित करता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है एल नीनो क्या है तथा भारत में मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो एल नीनो क्या है बेसिकली, तो एल नीनो क्या हो जा रहा है, देखिए। तो ये एक स्पेनिश वर्ड सबसे पहले, जिसका अर्थ क्या होता है, लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, ठीक है। यहाँ से इतने आसानी से चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, अपने प्रश्न का जब हम उत्तर लिख रहे हैं तो उससे चालू करना चाहिए, और उसके साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने उत्तर में धीरे धीरे गहराइयों को बढ़ाना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर इतने के बाद आगे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट अ क्लाइमेटिक फिनोमिना, ठीक। तो क्लाइमेटिक फिनोमिना है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो बेसिकली तो जो आपका समुद्र है उसकी जो सतह है, ठीक है, उसका जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है बेसिकली उसको अकाउंट में लिया जा रहा है, ठीक। अब ये कहाँ पर बेसिकली हो रहा है, तो ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो सेंट्रल ईस्टर्न इक्वेटोरियल जो पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, वहाँ पर ये जो तापमान है थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कितना बढ़ रहा है, तो इंक्रीजेस बाई 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो तापमान में जो बदलाव आ रहा है, इससे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्षा होने का जो पैटर्न है वो क्या हो जा रहा है, जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आप जैसे सुनते होंगे क्लाइमेटिक जो क्लाइमेट चेंज करके जो आप शब्द सुनते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो विश्व का जो तापमान है वो जो बढ़ रहा है, उसमें जो इस प्रकार की जो मामूली बढ़ोतरी भी अगर होती है तो वो किस प्रकार से जो विश्व का जो आपका जो वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है ना, उसको किस तरीके से वो अफेक्ट करने वाला है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, तो इट इज़ राइजिंग बाई ओनली 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर अबव द लॉन्ग टर्म एवरेज। इट रिप्रेजेंट्स द वार्म फेज ऑफ द एनसो, ठीक, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। टिपिकली इट लास्ट फॉर 9 to 12 मंथ, ठीक है। तो लगभग इसका जो प्रभाव है वो कितने समय के दौरान तक रहता है, 9 से 12 महीना, पर इसके जो आने का जो अंतराल है वो 3 से 7 वर्षों के बीच में कभी भी हो जाता है। और ये जितना जल्दी आएगा उतने बार ज़्यादा अधिक
प्रभावित करेगा। तो कोशिश ये हो कि जितना ज़्यादा देर से अगर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि वहाँ का जो तापमान है वो बढ़ोतरी हो रहा है, तो उतना अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये पहले तो ये जो आपको फर्स्ट पैरा दिख रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक, क्योंकि अब इसमें क्या था आपका, जो देखिए एक बार आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, कि एक तो पूछा कि व्हाट इज एल नीनो, ठीक, उसके बाद क्या पूछ रहा है, एंड व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन दी मानसून इन इंडिया। ठीक है, तब इसके मानसून, जो भारत में जो मानसून हो रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट कर रहा है उसकी बात करना। तब देखिए अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रेड विंड जो है वो ब्लो कर रही है वेस्टवर्ड अक्रॉस पैसिफिक, कॉजिंग वार्म करंट टू एक्यूमुलेट नियर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ड्यूरिंग एल नीनो दीज विंड्स वीकेन एंड वार्म वाटर स्प्रेड्स इनटू द ईस्टर्न पैसिफिक डिस्टरप्टिंग दी वॉकर सर्कुलेशन। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण क्या हो जा रहा है, जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होने के कारण वहाँ का जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है। और जब प्रेशर चेंज होगा या जहाँ पर वीक प्रेशर होने लगेगा, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर इन जनरल प्रेशर कम रहता है। तो प्रेशर अगर कम रहेगा तो जो विंड्स हैं आपके, जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल के थ्रू ना गिर करके वो दूसरी जगह जहाँ पर लो प्रेशर वाला एरिया है वहाँ पर जो जनरेट हो रहा है वहाँ पर होने लगेगा। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, तो ये जो शिफ्टिंग है वही क्या कर रही है, आपका जो एल नीनो इफेक्ट को जनरली शो कर रही है कि हाँ इस साल एल नीनो का इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो एक तो टेम्परेचर दिखेगा आपको, सी सरफेस टेम्परेचर, उसके साथ साथ इस प्रकार से रेनफॉल का जो पैटर्न चेंज होता हुआ। ठीक, अब जो प्रश्न, जो आपका क्वेश्चन था उसका जो सेकंड पार्ट था कि व्हाट डज इट, हाउ डज इट इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून। तो अब जैसे जैसे यहाँ पर ये एल नीनो जब भी आएगा तो इंडियन मानसून वो क्या होगा, आपका वीक होगा। क्यों वीक होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रेशर एरिया है वो क्या हो जा रहा है, बेसिकली शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक, तो वीक मानसून हो रहा है। ठीक, फर्स्ट सेकंड, अब इस चीज़ को आप एग्जांपल्स के थ्रू बता सकते हैं कि 2023 में ड्यू टू एन इंटेंस एल नीनो मानसून रेनफॉल इन इंडिया वाज ओनली 94%। ठीक है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस, तो जब ये ऐसा होगा तो क्या क्या होगा, आपका एक सूखाग्रस्त वाली जो परिस्थिति है उसका निर्माण होगा। तो एक इम्पैक्ट आपको समझ आ रहा है कि मानसून कमजोर हो जा रहा है, जिसके कारण भारत में या भारत के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कैसा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, आपका ड्रॉट लाइक जो कंडीशंस है, सूखाग्रस्त प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं वो निर्मित होगी। अगला क्या होगा, तो अब अगर रेनफॉल कम होगा तो हम जानते हैं कि जो भारत में जो कृषि है वो मानसून आधारित है, तो यहाँ पर ये किसको प्रभावित करेगा, एग्रीकल्चर को। इट विल इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वाटर, ये जो टाइम होता है मानसून का, उस टाइम खरीफ क्रॉप्स हम जनरली कल्टीवेट करते हैं, जिसमें मेन पेडी, कॉटन, सोयाबीन है। तो अब यहाँ पर इनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आप बिल्कुल इसको बता सकते हैं अगर आपको डेटा वाइज पता है कि कितना ड्रॉप हो रहा है। अदरवाइज अगर आप इतना भी लिख रहे हैं तो अभी ओके। आगे आप देखेंगे तो अब पानी कम हो रहा है नदियों में भी, क्योंकि नदियों के लिए भी स्रोत क्या था, वाटर का सोर्स आपका रेनफॉल था। तो अब यहाँ पर जो उनका जो हमने डैम बिल्ड किया हुआ है उसमें पानी की जो मात्रा है वो कम हो रही है, जिसके कारण जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रो पावर डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ रोल ऑफ आईओडी इसमें, इसके साथ साथ, क्योंकि पैसिफिक ओशंस के साथ साथ अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल और आगे चल करके हमारा जो अरेबियन सी है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सदर्न पार्ट में जो आपका इंडियन ओशंस हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ पर भी एक डायपोल, जिसे हम इंडियन ओशन डायपोल के नाम से जानते हैं, वो अगर वो पॉजिटिव हो जा रहा है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारे, थोड़ा सा मतलब ये भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल है, कैन पार्शियली ऑफसेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एल नीनो। तो अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल होगा तो ये जो एल नीनो का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगेन ये जो डायपोल है ये भी दो पर्टिकुलर कुछ ऐसे प्लेसेस देखते हैं अपन इंडियन ओशंस में, जहाँ के हम टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर से फिर आगे चल करके वहाँ का जो प्रेशर है, दो प्रेशर एरिया जो बिल्ट होता है इन जनरली, वो जनरली शो करता है। और अगर यहाँ इंडियन ओशन डायपोल अगर पॉजिटिव वे पे वर्क कर रहा है तो वो एल नीनो को थोड़ा सा क्या करेगा, आपको बचाएगा या कम करेगा। In 2024 monsoon, the impact of El Nino weakened, and with the development of La Nina conditions, the IMD forecast rainfall at 106% of the LPA, a prediction that
प्रूव्ड एक्यूरेट। तो इस प्रकार से बिल्कुल इसकी एनालिसिस होती रहती है कि जो भी प्रेडिक्शंस किया जा रहा है या जो इफेक्ट हो रहा है, जैसे जो अभी हमने देखा कि 9 to 12 मंथ्स का एक मतलब कि इतने समय तक ये एग्जिस्ट करता है और ये 3 to 7 ईयर्स में जनरली क्या कर रहा है, आपका रिपीट हो रहा है। तो वो सारी कंडीशंस को आपको थोड़ा बताते हुए उसको ध्यान में रखना है, वो डेटा को इंक्लूड करते हुए आप बिल्कुल इंडियन ओशन डायपोल और अगर कुछ ऐसा जो प्रेडिक्शंस है या जो फाइनली आपको इफेक्ट दिख रहा है उसको आप बताते हुए अपने आंसर्स को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसका एक आप मतलब यहाँ पर ये देखिए कि इस पर्टिकुलर जब ये आंसर की बात करें हम जब 8 मार्क्स की, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन टाइप दिख रहा है, कुछ आपको जो मेन बॉडी जिसमें आपका मेनली जो पूछा गया था कि इसमें आपको इम्पैक्ट बताना है ऑन इंडियन मानसून उस पर, और साथ ही साथ आपको हर एक आंसर्स को क्या करना है, कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते टाइम आप बिल्कुल कुछ ऐसे डेटा को यूज़ कर सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो ये बताए कि जो भी आपने बात की हुई है वो किस तरीके से जस्टिफाई हो रही है, राइट। तो इस प्रकार से आपका ये एक आंसर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ये एक अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला देखिए, अगला पूछ रहा है, ये अब आपका हो जा रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 5 उद्देश्य बताना है। तो जो कि जनरल है कि बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है उसके 5 प्रमुख अगर उद्देश्य बोलें तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई हो गया, पेयजल और औद्योगिक जल आपूर्ति, अंतःस्थलीय नौवहन एवं मत्स्य पालन। ठीक, एकदम जनरल है जो कि आपको सिलेबस में भी ये सारे टर्मिनोलॉजी इन जनरली आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जो प्रश्न था इसका, ये जो पूछ रहा है कि आपको दिबांग नदी घाटी परियोजना के बारे में बताना है। अब ये विशिष्ट रूप से दिबांग नदी घाटी के बारे में अगर पूछ दे रहा है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिबांग नदी घाटी परियोजना है ये किस क्षेत्र की है। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर बेसिकली या उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पर ही आपको दिबांग परियोजना देखने को मिलेगी। अब इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा जिसके कारण ये प्रश्न जनरली आपको पूछा जा रहा है, तो वो इस प्रकार ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आपको जो करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। तो ये नया है, इनोवेटिव है और ये ऐसा होता भी है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। बस अब आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस मतलब किस पर्टिकुलर एरिया या ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो गवर्नमेंट अकाउंट में ला रही है या चीज़ें दिख रही हैं आपकी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपके लिए मॉडरेट टाइप क्वेश्चन हो जा रहा है। मॉडरेट क्यों? क्योंकि जनरली आपको ये बताना पड़ रहा है क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ दे रहा है। ठीक है, अब फिर भी अगर इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमको टैकल करना है एग्जाम में तो किस प्रकार से हम आंसर्स को चीज़ों को बता सकते हैं। तो देखिए, अब अगर हमको दिबांग बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसके बारे में विशिष्ट रूप से बताना है, ठीक है, तो अब आप क्या क्या बताएंगे। तो जब भी प्रोजेक्ट रहेगा तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कुछ ऐसे स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट है, प्लान्स हैं, तो आपको क्या बताना रहता है कि ये कब से इन जनरल चालू किया गया है। ठीक है, तो अगर वो आपको पता है तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो जा रही है। तो अब ये देखिए मार्च 2024 वाला है, करंट की चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फाउंडेशन कब हो जा रहा है इसका, इतना। ठीक, अब जब भी अब ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का हमने देखा कि ये क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है, इरीगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, तो अब आप इसकी कुछ कैपेसिटीज़ बता दीजिए। तो जैसे इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें अपन, जब हम इरिगेशंस की बात करते हैं तो बिल्कुल आप ये देखते हैं कि वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कैनाल और या फिर जो भी मीन्स हैं जिसके थ्रू हम इसको यूज़ कर सकें इस पर्टिकुलर रिवर वाटर को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, राइट। तो अब अगर वैसी कुछ चीज़ें हैं तो बिल्कुल आप उसको शामिल रखेंगे अपने ब्रीफ नोट में, संक्षिप्त जब हम विवरण दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर इसका यूज़ हम कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस तो वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फोकस एम हो जाता है। ठीक है, तो अगर वैसा कुछ चीज़ें हैं उसको हमको अपने आंसर्स में यूज़ करना है। उसके साथ साथ अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर जो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, उसकी जो हाइट है इट इज़ इंडियाज़ हाइएस्ट एज वेल एज वर्ल्ड हाइएस्ट आरसीसी डैम विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ ठीक है एनुअल एनर्जी जनरेशंस याद हो, बहुत अच्छी बात है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लड कंट्रोल कैपेसिटी, जैसे अभी हमने देखा कि जो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज़ ऑफ फ्लड कंट्रोल या ड्रॉट कंट्रोल करने के लिए भी। ठीक है, साथ ही साथ कुछ जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों, तो बिल्कुल यहाँ पर से हम हाइड्रो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं तो हाईली सिग्निफिकेंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एज वेल एज वाटर कंजर्वेशन नियर
एडजेसेंट रीजन। अब ये जो आपका दिबांग प्रोजेक्ट है ये बेसिकली इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेंशन करते हुए बता सकते हैं कि ये जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे इस प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का एक टाइटल दिया गया। और जब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का टाइटल दिया गया तो आपको हिंट करने के लिए पहले भी मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट था उस आंसर में उसने पूछ भी लिया कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इजी कर दिया था, ठीक है। ये थोड़ा सा पोर्शन हल्का सा टफ है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट को थोड़ा इजी कर दे रहा है, राइट। चलिए फिर आगे, बिल्कुल मैंने जैसे बोला कि आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, आप कंक्लूड करते हुए इस टाइप के आंसर्स को, क्योंकि थोड़ी अब लॉन्ग आंसर हो गए, 8 मार्क्स हो गए, आगे हम 10 मार्क्स का भी देखेंगे। इसमें देखिए बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस highly significant for energy and water conservation near the China border. This project will contribute significantly to the socio-economic development of Northeast India and the development of the country. ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है इसके ये जो सेक्शन है ये 10 मार्क्स का है, ये मैक्सिमम मार्क्स है आपके पार्ट 2 का। हमारे मेंस जो CGPSC मेंस होता है उसमें जो सेकंड पार्ट होता है उसका मैक्सिमम मार्क्स रहता है आपका 10 मार्क्स का, ठीक। अब 10 मार्क्स है 125 वर्ड में स्ट्रिक्टली इस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट के साथ साथ आपको अपने टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जब भी अगर आपको कुछ ऐसा रहता है तो आप जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको आप पहले सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आप जो बड़े इन द सेंस मीन्स कि जिसमें जो ज़्यादा अंकों के प्रश्न हैं उसको आप पहले क्या करिए, सॉल्व करें, ठीक। तो पहले आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा आप बेटर वे पे चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ऑप्शंस दिया है, हो सकता है ऑप्शंस के जो दोनों प्रश्न हैं वो आपको दोनों आते हों, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दे रहा है वो आपका रिलेटेड टू एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्स की बात कर रहा है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो इसका है बहुत इजी हो जा रहा है, जनरल है, डायरेक्ट सिलेबस से क्वेश्चंस बन गया है। आगे जो पूछ रहा है व्हाई इज देयर फ्यूचर ब्राइट 5 रीजंस, ठीक। तो आपको उनका भविष्य जो उज्जवल क्यों है उसके 5 कारण बताने हैं, ठीक है। तो अब ये जो 5 कारण बताने हैं वो इन जनरल भी अगर आप गैर पारंपरिक स्रोतों के जो देखेंगे, अगर वो उसकी विशिष्टता पूछता, कैरेक्टरिस्टिक पूछता, तो वो भी इन जनरल ये जो पॉइंट्स है उसको में भी आप उस चीज़ों को बता सकते थे, मतलब सेम आंसर्स हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि तो ये आपका जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये बेसिकली एक आपका इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से जान रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल है, गैर पारंपरिक है, मतलब कि इनका उपयोग अभी तक वर्तमान में अधिक रूप से नहीं किया जा रहा था, लेकिन मतलब परंपरागत रूप से अब जो तकनीक और इन सब के माध्यम से हम क्या कर पा रहे हैं, तो ऐसे कुछ स्रोत हमने अब हम ऐसे स्रोतों से हम ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हम थोड़ी हमारे पास संभावित तकनीक मौजूद है, ठीक है। तो अब ऐसे कौन कौन से आपके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है जिसे आप रिन्यूएबल सोर्स भी बोल सकते हैं, तो जिसमें आप किसको किसको शामिल कर लेते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, इन सबको, ठीक है। देखिए बस अब आपको यही चीज़ बतानी थी कि व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आप उससे क्या समझते हैं, राइट। आगे इन सोर्सेस का अपने आप में एक विशिष्टता ये है कि इनकी जो मात्रा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में ये मौजूद है, ठीक है। तो अब जैसे जो इनके विपरीत जो परंपरागत स्रोत होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, ये एक तो जल्द ही समाप्त होने वाले रहते हैं या इनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है, जिसके कारण से ये एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ कि ये जो परंपरागत स्रोत होते हैं उनमें से आप देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी अधिक होता है, और इन्हीं सब के विपरीत में आपका क्या जा रहा है, आपका गैर परंपरागत या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपने पहले तो यहाँ पर बता दी। अब देखिए कि फ्यूचर में इनका जो भविष्य उज्जवल क्यों है, मतलब कि इनका इस्तेमाल क्यों हम
आगे भविष्य में करेंगे। उसके 5 कारण देखें तो वो सारी 5 कारणों में से कुछ कारण तो आपको यहाँ पर इनकी परिभाषा में देखने को मिलेगा। जैसे एक बात हो गई कि ये जो जीवाश्म ईंधन की जो सीमितता है वो सीमितता होती है, लेकिन जो आपका नवीकरणीय जो आपके ऊर्जा के स्रोत हैं इनकी जो उपलब्धता है वो काफ़ी अधिक है, बल्कि आप बोल सकते हैं कि कभी ना खत्म होने वाले ऐसे स्रोत हैं। ठीक है, जब तक पृथ्वी रहेगी इन जनरल आप बोल सकते हैं, तो आपका चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, या पृथ्वी आप बोल सकते हैं कि जब तक जीवन रहेगा, ठीक है, जैव ऊर्जा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये ऊर्जा के स्रोत आपके पास मौजूद रहेंगे। राइट, तो इनका पहला जो कारण हो जा रहा है जीवाश्म ईंधन की सीमितता। अगला हो जा रहा है आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो जैसे हमने बात किया था कि ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो प्रौद्योगिकी में सुधार एवं लागत में कमी। तो अब यहाँ पर जब भी हम इनका उपयोग करते हैं तो एक हो जाता है इंस्टॉलेशन, दूसरा हो जाता है मेंटेनेंस, उसकी बात आप यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम तकनीक में बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे इनकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है एज वेल एज जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कैसे होती जा रही है, कम होती जा रही है। और आप पाएंगे कि वर्तमान में भी तो कुछ जगह पर अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा की जो दर है वो 2 रुपये प्रति यूनिट से भी कम हो गई। ठीक है, जो कोयले के माध्यम से जब हम थर्मल एनर्जी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं उससे भी अब हमको कम दर में चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। ठीक, ऊर्जा की जो सुरक्षा, ठीक, ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ ये हो जा रहा है बेसिकली कि जो विदेशी मुद्रा जो हम ऐसे चीज़ों का उपयोग करके बाहर से हम कई बार हमको ऊर्जा को लेना रहता था, वो उससे हम सारी चीज़ों से बच जा रहे हैं, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा की भी बचत होती आ रही है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो इसकी जो सरकारी नीति एवं निवेश है ये भी समय दर समय आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर नेशनल मिशन, ठीक है, PM कुसुम योजना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऐसे कई सारी नीतियां हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भारत में जो ये आपकी नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके। इस प्रकार से आप लिखते हुए मतलब जानते हुए इन सारी चीज़ों को, इसका आप बिल्कुल इसका क्यों हम इसका भविष्य अच्छा है ये हम बात किए। साथ ही साथ अब आप बिल्कुल इसमें कुछ कंक्लूड करते हुए चीज़ों को और बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है, करेंटली इंडिया इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज़ क्रॉस्ड, तो कुछ हमने यहाँ पर टारगेट भी किया था, कुछ हमने एनर्जी कैपेसिटी का जो टारगेट है उसको अचीव करके और आगे हम बढ़ रहे हैं। बढ़ने के साथ साथ इसकी आपको अपनी रैंकिंग आप बता सकते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसके यूज़ में इंडिया का रैंक क्या है। राइट, इस तरीके से आप बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, मतलब ये दर्शा रहा है कि हम कैसे इस पर्टिकुलर एरिया में हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो दिस विल बी अनडाउटली द फ्यूचर ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज एक्सट्रीमली ब्राइट। ठीक है, तो जो चीज़ है उसको आप बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एकदम जनरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन में था 10 मार्क्स में, वो हो जा रहा है आपका कि भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण पेय फसलें, भौगोलिक परिस्थितियां एवं प्रमुख उसके उत्पादक राज्य। बिल्कुल टू द पॉइंट पूछ दिया, टू द पॉइंट आप आंसर लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको जगह नहीं मिलता है। 10 मार्क्स मीन्स ओनली 125 वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ड्स हो गया, दिखा दे रहा है, लेकिन आपके पास टाइम लिमिट भी है, इसलिए एकदम ध्यान रखेंगे। और अच्छी बात है कि स्पेस भी उतना ही दिया जाता है कि आपके पास ज़्यादा नॉलेज भी हो तो भी आप चीज़ें नहीं लिख सकते, पर आप ध्यान रखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पहले उसको लिखना है। कई बार आप लोग उस तरीके से नहीं लिखते हैं, इस कारण से सीधे इस बार आयोग के द्वारा काफ़ी सारे प्रश्नों में ये देखा गया है कि वो सीधे तौर पर आपसे पूछ ले रहा है कि क्या क्या कंडीशन है। जैसे पहली कंडीशन बोल दे रहा है कि 2 सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल बता दो, तो बिल्कुल सबको को याद रहेगा चाय और कॉफ़ी। ठीक है, फिर भौगोलिक उसकी परिस्थितियाँ बतानी है और प्रमुख उसके उत्पादक राज्य। प्रमुख उत्पादक राज्य में जैसे मैंने बोला कि 3 प्रमुख उत्पादक राज्य आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इतना ही में ही आपका एकदम परफेक्ट और करेक्ट एक्यूरेट आंसर्स हो जा रहा है। चाय के बारे में बात किया, कॉफ़ी के बारे में बता दिए। अब चाय को इसका अगर हमको आपको साइंटिफिक नेम पता है तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, इट विल बी इम्प्रेसिव। ठीक है, अदरवाइज नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपको मेन जो पूछा था कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ बताना है, तो भौगोलिक परिस्थितियों में हमको क्या क्या बात करना है, तो हमको तापमान की, वर्षा की और मृदा की प्रमुख रूप से। ठीक, उसके बाद बिल्कुल मॉइस्चर हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी बात आप कर सकते हैं। तापमान के लिए हाँ, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दूँ कि ये जो तापमान और ये जो दिया हुआ है वर्षा, कुछ
आपको सोर्सेस में आपको ये हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो, आगे पीछे इन द सेंस मीन्स कि 20 to 30 डिग्री की जगह यहाँ पर 18 to 28 डिग्री लिख दिया, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये एक रेंज आप बता रहे हो ना कि लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड का जो अंतर हो रहा है, और जो तापमान है वो कैसा है, एकदम मॉडरेट है ना काफ़ी ये लो है ना, और ना ही काफ़ी ये ज़्यादा हाई दिख रहा है आपको, तो वो ये इतना चीज़ें ओके। वैसे ही वर्षा की बात करें, यहाँ पर 150 से 250 है, किसी बुक में 120 से 230 तक भी लिख दिएगा, तो भी चीज़ें आपके लिए कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हाँ, जितना आपको ऐसे जो एक काफ़ी लंबे समय से जो चले आ रही है तापमान और वार्षिक वर्षा की जो डेटा है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। मृदा कैसी चाहिए, तो गहरी, उचित जल निकासी वाली, उच्च लौह एवं जैव पदार्थ युक्त अम्लीय मृदा, जिसमें जब भी हम सॉइल की बात करते हैं तो उसके आप फिजिकल एज वेल एज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, भौतिक एज वेल एज जो रासायनिक जो उसका नेचर है उसकी आप बात करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो पीएच चाहिए आपकी जो मृदा है वो कैसी पीएच चाहिए आपकी 4.5 to 5.5, ठीक। उच्च आर्द्रता, धुंध युक्त पहाड़ी, ढलान, बिना जल भराव वाली ऊंची जो भूमि है वो चाय के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अब आप देखिए, तो अब अगला जो पार्ट था इसका कि आपको बताना है कि प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो जिसमें असम हो जा रहा है, पश्चिम बंगाल हो जा रहा है और केरल हो जा रहा है आपका दक्षिण में, ठीक। तो ये हो गया राज्य। अगर इसके कुछ आपको क्षेत्र पता है तो आप उसकी भी बात कर सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ही हो गया जो विश्व प्रसिद्ध हो जा रहा है, केरल में मुन्नार की घाटी, वायनाड वाला क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो जा रहा है। लेकिन सबसे जो सर्वाधिक जो उत्पादन हो रहा है वो असम में हो रहा है, या तो आप लिखिए कि सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य आपका असम हो जा रहा है। और अगर आपको आंकड़े पता है कि ठीक है लगभग 53%, 60%, तो उसको भी आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जा रहा है अबाउट टी। नेक्स्ट सेम एज वेल एज आपका कॉफ़ी हो जा रहा है। कॉफ़ी के लिए उसका नाम, हाँ यहाँ पर चीज़ें और हैं कि यहाँ पर आप कुछ वेराइटीज़ भी लिख सकते हैं कि कौन कौन सी कॉफ़ी की प्रजाति या चाय की प्रजाति अगर आपको पता है तो कौन कौन सी प्रजातियाँ का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैसे अरेबिका और रोबस्टा है तो वो आप कॉफ़ी में एक्सप्लेन बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉफ़ी का जो भौगोलिक परिस्थिति डायरेक्ट पूछा गया था, और 3 प्रमुख जो राज्य हैं जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। कर्नाटक सर्वाधिक है लगभग 70% से अधिक, तो उसको आप बता सकते हैं। तापमान में देखिए कॉफ़ी के लिए ये ध्यान रखेंगे, कुछ थंब रूल्स हैं कि यहाँ का जो कॉफ़ी का जो तापमान होता है कॉफ़ी उत्पादन के लिए वो चाय से कम है, तो वहाँ 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, यहाँ पर 15 से 28 हो जा रहा है। पानी भी हमको थोड़ा कम ही चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर, और छायादार स्थान उत्तम रहता है। मृदा कैसी है, तो गहरी, उपजाऊ, लाल, लेटराइट या वन मृदा। पीएच जो है वहाँ पर 4.5 to 5.5 था, यहाँ पर 6 to 6.5 है। बाकी जो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव नहीं हो, आसानी से वाटर ड्रेन हो जाए, ऐसे सारी जो कंडीशंस है वो एप्रोप्रिएट होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हुए अपने आंसर्स को आप कंक्लूड करना है, तो आप कंक्लूड करते हुए बताइए कि भारत में जो का जो स्थान है वो कॉफ़ी में छठा सबसे बड़ा है, जबकि अगर आप चाय में देखेंगे तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से एकदम शॉर्ट सिंपल स्वीट आप क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड करने के लिए और भी कुछ चीज़ें, आप गवर्नमेंट का जो कुछ ऐसा प्रयास है ना, तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ ऐसी अगर स्कीम्स, योजनाएं अगर इस क्षेत्र में चल रही है, ठीक है। तो थोड़ी काफ़ी लंबा हो गया पर ये काफ़ी डिटेल्ड है, और इसी तरीके से आप बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी एनालिसिस करिए और उसके सारे डायमेंशंस को समझते हुए चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम के लिए जो है वो सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग आंसर था और इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एनालिसिस हो जा रहा है आपका ज्योग्राफी पार्ट 2 पेपर 5, और इसी के साथ साथ हम और भी सारे जो पेपर्स हैं उसके एनालिसिस कर रहे हैं। सारे वीडियोस को देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।